स्वागत है आपका न्याय चक्र में। और आज हम बात करेंगे, सबसे बड़ा सवाल सर आज का यही रहा है कि नेपाल में जो हो रहा है विद्रोह, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र। नीरज जी, आज का जो सवाल है आपका, वो पूरी दुनिया का सवाल है। ये सवाल जनता हर देश की उठा रही है जहाँ पर संकट पैदा हो गए हैं, और ये संकट पैदा किया कुछ सरमाएदार लोगों ने, सरमाएदार देशों ने गरीब जनता के लिए, गरीब जनता के खिलाफ सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि नेपाल राजशाही से कराह रहा था। नेपाल में हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, नेपाल दुनिया का एकमात्र देश हिंदू राष्ट्र कहा जाता था। उस हिंदू राष्ट्र की कहानी ये थी कि आज भी हिंदुस्तान के चकला घरों में वहाँ की लड़कियों को बेच दिया जाता था। राजशाही के ज़माने में, सामंतशाही के ज़माने में, जमींदारों के ज़माने में वहाँ पर देश की जनता ने सशस्त्र क्रांति किया, हथियार बंद हुए, अपनी सेनाएं बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी बनी, और उन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह करके राजा को वहाँ से ख़त्म किया, राजशाही ख़त्म किया, सामंतशाही ख़त्म किया, जमींदारी ख़त्म किया, और एक बृहद रूप में शानदार ढंग से ये एक लोकतंत्र की स्थापना किया और नेपाल रिपब्लिक बना। नेपाल के रिपब्लिक बनने से कुछ लोगों को बहुत कष्ट हुआ। जो लोग वहाँ पर खेत पर, व्यापार पर, जमीन पर, तमाम सारे जो वहाँ के संसाधन थे उन पर कब्जा जमाए हुए थे, वो भाग भाग करके दूसरे देशों में भाग गए, चले गए। जनता का राज कायम किया गया। अब दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जैसे ही नेपाल अपने असली विकास के रास्ते को अपनाना शुरू किया, वहाँ पर बिजली के कारखाने लगने शुरू किए, इवन कि रेलवे तक का विकास शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ही रहा था। इस बीच में वहाँ पर सरकारें अस्थिर होना शुरू हो गई, जिसका परिणाम ये रहा कि अस्थिर सरकार में विकास का होना नामुमकिन हो गया। और वहाँ पर एक इलीट तबका जो पहले से था वो, और सरकारों में जो भागीदारी कर रहे थे वो, एक दो तीन जो तबके थे, कुलक तबके, इन लोगों ने मिलकर के नेपाल को फिर से उसी रास्ते में लाना शुरू कर दिया और नेपाल के लोगों का शोषण शुरू किया। बेरोजगारी भयानक हो गई, व्यापार बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट नहीं रह गया, और नेपाल हिंदुस्तान और चीन के बीच में पिसता नजर आया। नेपाल ने एक राजनीति, एक पॉलिसी अपनाई कि हम विकास के रास्ते को अपनाएंगे। वो विकास का रास्ता हिंदुस्तान का भी होगा, वो विकास का रास्ता चीन का भी होगा। दोनों रास्तों से हम चल करके विकास का रास्ता तय करेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में अभी पूरी जानकारी लेना बाकी रह गया है। इसलिए किसी को, किसी विद्रोह को, जनता के विद्रोह को बदनाम नहीं किया जा सकता है, उसका विश्लेषण ही किया जा सकता है। विश्लेषण तब किया जा सकता है जब कुछ फैक्ट्स सामने आ जाएं। अभी फैक्ट्स बहुत कुछ नहीं आ पाए हैं, लेकिन एक जो श्रृंखला चली है विद्रोहों की, उन विद्रोहों के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर ये विद्रोह पैदा किए जाते हैं, पैदा कराए जाते हैं, या स्पॉन्टेनियस सेल्फ स्फूर्त समस्याओं के समाधान के लिए एक भीड़ आती है और वो भीड़ अपने क्रोध को पार्लियामेंट को जलाने के रूप में, सुप्रीम कोर्ट को और मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, उनके आवासों को, लोगों को जलाने में, उनको मारने में,
हिंसा पर वो उतारू हो जाते हैं। इसको हम बहुत सांगठनिक नहीं कह सकते, बहुत वैचारिक नहीं कह सकते, लेकिन जनता का ये जनज्वार जो आया उसके पीछे की जो कहानी है वो अभी बाद में आएगी, जिस पर हम लोग अच्छा सा विश्लेषण करेंगे। लेकिन हमें मालूम है, छोटे से इतिहास का जो दौर पाकिस्तान से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो थोड़े से प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील दिमाग के प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने ही शिमला समझौता किया। भारत और पाकिस्तान के बीच में बिजनेस, व्यापार और बड़े पैमाने पर आवाजाही शुरू हुई। दोनों देश बहुत करीब आ गए थे। ये कहीं से भी उस सरमाएदार देश जो आज दुनिया पर संकट खड़ा किया है, अमेरिका को ये गंवारा नहीं हुआ। उसने जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने के लिए तमाम तिकड़म करके और सेना के द्वारा वहां तख्ता पलट किया गया और वहां पर जियाउल हक दुर्दांत एक तानाशाह पैदा हुआ, जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे प्रगतिशील नेता को, वहां के प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया। पहली घटना ये इस तरह से हुई जो अमेरिका के द्वारा ये प्रायोजित हुई थी। कहा यह जाता है कि उसका परिणाम आगे ये भी हुआ कि जियाउल हक भी उसी ढंग से मारे गए और उनका जो एरोप्लेन था वो क्रैश हुआ और उनको केवल दांत से पहचाना गया था, बाकी उनकी बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए गए थे। वो भी एक परिणाम था। इसके बाद लगातार पाकिस्तान में उहापोह की स्थिति बनती रही और सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। बीच में बेनजीर भुट्टो का शासन आया। उन्होंने भी प्रगतिशील कदम उठाने शुरू किए, विकास के रास्ते पर पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश किया, लेकिन ये फिर उसी सरमाएदार को ये गवारा नहीं हुआ। उसने फिर वही चाल चली और फिर वो बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई। वो भी बिल्कुल भीड़ में बेनजीर को मारा गया। इस तरह से पाकिस्तान में लगातार सरकारें बदलती रहीं, बिगड़ती रहीं, बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। फिर इसके बाद इमरान खान जैसा व्यक्तित्व वहां उभरा। इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे राजनेता हुए जो खिलाड़ी से आए थे। वो किसी राजघराने से नहीं आए थे और न किसी नवाब के घराने से आए थे। वो एक सामान्य ढंग से उभरते हुए बहुत बड़े राजनेता हुए और जनता की आवाज को उन्होंने पकड़ा, जनता ने उनको पकड़ा और जनता की आवाज उन्होंने वोट में बदला और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। पहली बार पाकिस्तान में विकास के रास्ते को उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया। इमरान खान ने जब ये शुरू किया तो उनका भी यही इशारा था कि हम किसी भी देश से मदद ले सकते हैं अपने यहाँ बेरोजगारी खत्म करने के लिए, रोजगार देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, देश के विकास के लिए। उन्होंने चीन से समझौते किए, उन्होंने ईरान से समझौते किए और गैस पाइपलाइन का एक बहुत विस्तार जो हमारे देश में भी आना था, लेकिन अमेरिका के इशारे पर हमारे देश में वो गैस पाइपलाइन ईरान से नहीं आ पाई जो पाकिस्तान से होकर आनी थी। वो गैस पाइपलाइन ईरान से पाकिस्तान होते हुए चाइना गई। जब चाइना गई तो वो कहीं न कहीं फिर उस सरमाएदार अमेरिका को ये खटकने लगा कि अब तो पाकिस्तान प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील रास्ते पर, विकास के रास्ते पर चल चुका, जो हमें नहीं मानेगा। इसलिए वहीं से शुरू हुआ इमरान खान के खिलाफ बगावत की बात होने लगी और अंदर अंदर ये इस रूप में कि उनकी सरकार को किस तरह गिराया जाए, तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ के खानदान को, जो उसमें जेल में भी थे, उनको, उनके घर वालों को गिरफ्तारी और जेल से छुड़ाया गया और तथाकथित ढंग से एक प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश किया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। तो ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं दूर से होती हैं। उस दूर से, वहां से जब तक हम नहीं समझेंगे कि आखिर ये घटनाएं जो देश की राजनीति को उथल पुथल रखती हैं,
ये कौन लोग हैं, कौन सा ऐसा ताकतवर देश है, कौन सा ऐसा सरमाएदार देश है जो इस तरह की गतिविधियों को करता रहता है और हर देश में कुछ न कुछ अस्थिरता पैदा करता है, महज इसलिए उसका बिजनेस चले, उसका व्यापार चले, उसकी मार्केट चले। इसलिए अमेरिका लगभग देशों में ये सब करता रहता है। आप श्रीलंका चले जाइए। श्रीलंका में ठीक है, वहां भी एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकारें थी, लेकिन वहां पर भी इस तरह विद्रोह हुआ। वहां का राष्ट्रपति, उसका महल लूटा गया, उसका रेजिडेंस लूटा गया, राष्ट्रपति भवन लूटा गया। जनता को उसमें विद्रोह के रूप में देखा गया। जनता खड़ी हो गई, जनता ने इनको भगा दिया। इवन को देश छोड़कर भागने वाले थे, देश छोड़कर भी नहीं भाग पाए और पूरा का पूरा श्रीलंका बिल्कुल अराजक स्थिति में आ गया। जनता वहां राष्ट्रपति भवन में घुस करके वहां पर जो भी सामान थे वो तोड़ा फोड़ा और ये गुस्सा थी। वजह थी कि इस दौर में हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो प्रोग्रेसिव स्थिति में है, जो अभी विकसित नहीं है, विकासशील पोजीशन में है, हर उस देश के साथ इस तरह से होता जा रहा है, ये घटनाएं घटती जा रही हैं। वजह ये कि ये बेरोजगारी पैदा की जाती प्राइवेटाइजेशन करके, ये बेरोजगारी पैदा की जाती है रोजगार को घटा करके, ये बेरोजगारी पैदा की जाती है केवल कुछ सरमाएदार व्यापारियों को, बिजनेसमैन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारे संकट पैदा किए जाते हैं। वो संकट वहां भी पैदा किया गया। श्रीलंका में बगावत हुई, श्रीलंका में पब्लिक ने बगावत किया, लेकिन उस बगावत का जो फायदा अमेरिका लेना चाहता था वो ले नहीं पाया और वहां पर एक शानदार दिशानायके की सरकार बनी। जो नौजवान आया उसका एक बहुत बड़ा विजन था जो आज श्रीलंका को लीड कर रहा है और वहां की जनता को खुशहाल बनाने के लिए तमाम उसके पास योजनाएं हैं। इसलिए अमेरिका वहां भी फेल हुआ। आप चले आइए बांग्लादेश। जिस बांग्लादेश को बनाने में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे परिवार के साथ कुर्बानी किया। कब्र बन गई थी। याहिया खान पाकिस्तान का उस समय का तानाशाह था जिसने कब्र तक बना दिया था। उस कब्र में शेख मुजीबुर रहमान को कब दफन कर दिया जाए कुछ पता नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान की फौज जब पहुंचती है तो ये सब सारे जो विद्रोह थे, जो वहां की जनता को याहिया खान परेशान कर रहा था और जय बंगला का नारा जो भी लोग दे रहे थे उनको जेलों में ठूस दिया जा रहा था या गोली मार दी जा रही थी। आपको याद होगा, आप तो बच्चे हैं, आपको नहीं याद होगा, इतिहास है इस बात का कि 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे। वो आज भी देश के कोने कोने में कहीं न कहीं हिंदुस्तान की सरकार ने उनको बसाया और उनको जो है जीवित किया। और पहली बार इतिहास में ये हुआ कि पाकिस्तान की 90,000 सैनिकों की टुकड़ी को हिंदुस्तान की सेना ने सरेंडर कराया। ये इतिहास है, इतिहास में दर्ज है। जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे परिवार को बलि दे दिया, शहीद करवा दिया, उस शेख मुजीबुर रहमान की स्टैच्यू को वहां की जनता ने इस तरह बगावत किया कि उनकी स्टैच्यू तोड़ी गई। बंग बंधु का उनका एक था, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा भारत रत्न दिया जाता है, वहां पर उनको बंग बंधु कहा गया। शेख मुजीबुर रहमान साहब को, उनके पूरे परिवार को खात्मा किया गया। शेख हसीना हिंदुस्तान में थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इसलिए उनकी जान बच गई, जो बाद में वहां की राष्ट्रपति बनी और आज उनको देश निकाला हो गया। एक तरीके से विद्रोह का सामना करना पड़ा उनको और आज वो हिंदुस्तान में कहीं अपना रह रही, निवास कर रही हैं। ठीक श्रीलंका की तरह बांग्लादेश में भी विद्रोह हुआ, बगावत हुई और एक ही तरीके का विद्रोह हुआ कि वहां भी राष्ट्रपति के आवास में घुस गए विद्रोही और वही काम किया जो श्रीलंका में किए थे, वही काम किया जो आज नेपाल में हुआ है। तो अब सोचना पड़ेगा
कि जो छोटे छोटे देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के देश हैं, उनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको क्रिएट करते हैं, कैसे वो कारण बनते हैं। इसलिए ये 3-4 जो देश हमारे पड़ोसी हैं, इनमें चीन को लेकर के अमेरिका लगातार अपने को ये लगाता रहा कि कहीं चीन का प्रभाव इन देशों पर ना पड़ने पावे, चीन का बिजनेस इनके यहाँ ना बढ़ने पावे। मुख्य कारण ये था। इसलिए पाकिस्तान भी आज तक अस्थिर रहा, इसलिए श्रीलंका को इन्होंने अस्थिर किया, इसलिए बांग्लादेश में भी अस्थिर कर दिया, और आज नेपाल को भी इस तरह से स्थिर किया किया गया। ये मैं आरोप नहीं लगाता हूं, मगर मुझे आशंका है कि इन विद्रोहों के पीछे जिसकी कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, स्पॉन्टेनियस एकाएक पैदा हो गया, और पैदा हो करके इस तरह से हिंसा पर लोग उतारू हो गए कि वहाँ के नेताओं को, वहाँ की जनता के प्रतिनिधियों को उनको जिंदा जलाया गया, देश छोड़ करके उनको भागना पड़ा। इस तरह से 3-4 देशों की जो घटनाएं हुई वो एक ही तरह की घटना हुई है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आरोपित नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिकी एजेंसी CIA का हाथ इसमें लगता है। मुझे ऐसा अनुमान है, जो कि 3-4 देशों की घटनाएं एक ही तरह की हैं। मैं जनता के विद्रोह को, जनता की बगावत को मैं समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं कि जनता को ऐसे बगावती होना चाहिए। जब उसको संकट आवे, उसके देश पर संकट आवे, तो हुक्मरान के खिलाफ उसको खड़ा होना चाहिए और अपने देश को बचाना चाहिए। हो सकता है कि ये कहीं न कहीं नेपाल की जनता ने ऐसा किया, जनता की उसकी समझदारी हुई। जनता ने ये सोचा होगा कि जब हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, हमारे देश को पीछे ले जाया जा रहा है, और कुछ लोग यहाँ पर फिर वही अपना राजशाही, सामंतशाही और जमींदारी सिस्टम लागू करना चाहते हैं, और उसमें कुछ कुलक पैदा हो गए हैं, कुछ इलीट पैदा हो गए हैं जो अपनी ही सत्ता कायम रखना चाहते हैं कम्युनिस्ट के नाम पर। तो बगावत हुई। हम उस बगावत का कहीं से आलोचना नहीं कर सकते हैं कि ये जनता ने अपने स्पॉन्टेनियस, अपनी परेशानी को और अपने उस शोषण को देखते हुए उन्होंने ये किया। अब तत्काल रूप में फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर जो बैन लगाने की बात थी, ये कहना कि उसके चलते वहां बगावत हुई, तो ये भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि फेसबुक और जो सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियां आई, ये अमेरिकी कंपनियां हैं। ये कंपनियां जिस देश में बंद हो जाएंगी, अमेरिका का वो पूंजीपति जो इनको चलाता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अमेरिका का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये हमारे भी देश में इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के बिल आज भी रखे हुए हैं, कानून बनाने के लिए रखे हुए हैं। निशिकांत दुबे का एक बयान भी इस पर आ चुका है कि हम भी इस तरह से कानून ले आएंगे कि कुछ चीज़ों पर हम बैन करेंगे। लोगों के जो लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर नियंत्रण हमें करना है। ये निशिकांत दुबे भारत के जो पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्रियन हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उड़ीसा से या झारखंड कहीं से हैं, इनका भी यही कहना है। तो ये कैसे करेंगे? ये जिस दिन ये करेंगे, जिस दिन इन्होंने इन कंपनियों पर हाथ डाला, उसी दिन, और रोके इसीलिए हैं कि इनको ऑलरेडी सब पता हो गया है कि अगर कंपनियों को रोका गया, सोशल मीडिया को रोका गया, तो फिर जैसे नेपाल में बगावत हुई, वैसे ही हिंदुस्तान में भी बगावत होगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन सब बगावतों के पीछे CIA का हाथ संभव है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।